नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। पशुओं में अड़हिया बुखार की समस्या और निदान। स्वीट कॉर्न मक्का की खेती करके लें कम समय में अधिक आय। आजकल प्रदेश में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ऐसे में पशुपालकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं में आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में होने वाली अड़हिया बुखार के बारे में, ताकि आप इस रोग को सही समय पर पहचान कर समय रहते इलाज करवा सकें और इससे होने वाली हानि से बच सकें। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर गुणानंद झा से। ये अड़हिया बुखार को हम लोग 3 डे सिकनेस भी कहते हैं, यानी ये बुखार का पीरियड जो होता है वो 3 दिन तक रहता है। ये वायरस के चलते होता है, ये विषाणु के चलते होता है, जिसमें मक्खी और ये कंप्लीट फ्लाइंग बाइट्स जो रहता है, मक्खी और इंसेक्ट सबके काटने से ये ट्रांसमिट होता है ये वायरस। एफेमरल फीवर जो है खास करके क्लोवेन फुटेड जो हुफ वाला है, जिसमें खुर होता है 2 भाग में बटा हुआ, जैसे भेड़ हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुआ, ये सब पशु में सबसे ज़्यादा ये बीमारी का प्रभाव देखा गया है। और खास करके जो उत्पादन देने योग्य पशु है, जैसे दुधारू पशु है, दुधारू पशु में यदि ये बीमारी होता है तो उसका उत्पादन क्षमता एकदम नगण्य हो जाता है। इससे पशुपालक भाइयों को काफ़ी क्षति का भी सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ये एफेमरल फीवर का समय अब आ चुका है, शरद ऋतु है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। इस मौसम में अक्सर नमी और अधिक रहता है और वातावरण में भी बदलाव होता रहता है, जिससे आमतौर पर इस मौसम में पशुओं में ज्यादा रोग फैलते हैं, जिनके लक्षणों को पहचान कर इनका समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका वेक्टर ये कंप्लीट वायरल है, विषाणु जनित ये रोग है। इसका वेक्टर जो मक्खी है, इंसेक्ट सब है, उसके द्वारा एक पशु से दूसरे पशु पर कैरी करता है इस वायरस को और उसको फैलाता है। इसका मुख्य लक्षण है बाइफेजिक फीवर रहता है, जिसमें 2 तरह का बुखार रहता। प्रभावित पशु जिस पशु को ये बुखार हुआ है उसको 104 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। शिवरिंग होते रहता है, शरीर में कंपकपी रहता है। इनएपिटेंस जिसको हम कहते हैं भूख कम लगना, वो रहता है। टीयरिंग, कभी कभी आँख से आंसू भी छूता है, दोनों आँख से आंसू भी चलता है। नेजल डिस्चार्ज रहता है, नाक से जो है म्यूकस निकलते रहता है। ड्रूलिंग एक लक्षण है इसका, जिससे मुंह से भी टप 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 करके पानी चूता है। कफ रहता है, स्नीजिंग रहता है, यानी छींकने का रहता है टेंडेंसी। और इसमें पशु का क्षति बहुत कम होता है। इसका मुख्य उपचार है एनाल्जेसिक। हम लोग जितना अभी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो सूजन और तत्काल बुखार से राहत की दवा है उसी को देना है। एंटीबायोटिक्स का प्रभाव उतना कारगर नहीं है, चूँकि ये वायरल है। ज़्यादा प्रभावित होने के बाद ही हम एंटीबायोटिक का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और ये अपने आप 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 दिन के बाद पशु रिकवरी करने लगता है और पशु के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। उनकी खुराक ठीक रहने पर उनके भीतर रोगों से बचाव करने की ताकत पैदा हो जाती है। इसलिए पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। बथान की सफाई परजीवी से फैलने वाले रोगों और छुधी बीमारियों से मवेशियों का रक्षा करती है। इसलिए बथान की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से इसकी धुलाई जरूर करें। सतर्क रहकर पशुधन की देखभाल करने वाले पशुपालक बीमार पशु को झुंड से अलग कर अन्य पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। इसके लिए खास करके जो पशु का जो शेड है, जो पशु का खटाल है, जहाँ पशु बांधते हैं, वहाँ साफ सफाई रखें, मक्खी का प्रकोप न रहने दें, कीट पतंगों को
साफ सुथरा करते रहे ताकि कीट पतंग नहीं आए, कीटनाशक दवा का प्रयोग करते रहे जिससे वो लोग बाहर रहे। धुआं का, आग का धुआं का भी प्रयोग करने से मच्छर, मक्खी और विभिन्न तरह के कीटाणु भाग जाते हैं, तो धुआं का भी प्रयोग करें। यदि ज़्यादा मॉइस्चर है उसके शेड में तो चूना का भी छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि वहाँ कोई विषाणु या जीवाणु का उत्पत्ति ना हो। इसका रेस्ट, पशु को, जो पशु किसी काम में लाया जाता है उसके लिए रेस्ट सबसे अच्छा इलाज है इसका। और मुंह के द्वारा कोई चीज़ देने का प्रयास ना करें इसमें पशुपालक भाई, क्योंकि मुंह में सूजन रहता है, छाला के भी चांस रहता है, जिससे मुंह में घायल हो जाने के बाद या पशु को दवा पिलाने के लिए जो प्रयोग होता है यंत्र जिसे काड़ी बोलते हैं, उसके द्वारा मुंह के छाला उखड़ जाने की भी ज़्यादा चांस रहेगा, जिससे कि पशु ज़्यादा दिन तक खाना नहीं खा पाएगी। यही इसका मुख्य उपचार है। मवेशियों में फैलने वाले अधिकतर संक्रमण रोग स्थानीय होते हैं। ये बीमारियां एक बार जिस स्थान पर जिस समय पर फैलती है उसी स्थान पर और उसी समय पर बार बार फैला करती है। इसलिए समय से पहले ही मवेशियों को टीका लगवाने का इंतजाम करना जरूरी है। टीका पशुपालक विभाग की ओर से उपलब्ध कराने पर नाम मात्र का शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार थोड़ी सावधानियां बरतकर पशुओं को गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बचा सकते हैं और इनसे अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। स्वीट कॉर्न की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। खासकर शहरी क्षेत्रों के आसपास के किसान स्वीट कॉर्न की खेती करके अच्छी आमदनी के साथ साथ पशुओं के लिए हरा चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वीट कॉर्न की खेती के लिए कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखना है, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खेती में लगातार बढ़ती लागत और घटती आमदनी से परेशान होकर किसानों का खेती किसानी से मोह भंग होता जा रहा है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सही संकेत नहीं है। ऐसे में यदि किसान भाई स्वीट कॉर्न मक्के की खेती करें तो वो कम समय और कम खर्चे में अधिक उपज और आमदनी ले सकते हैं। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि ये भुट्टा सामान्य मक्का की तुलना में अधिक मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिसे लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग होने के चलते इसे पैकिंग करके निर्यात भी किया जाता है। इस मक्का को दूधिया अवस्था में तोड़कर उपयोग में लाया जाता है। स्वीट कॉर्न मक्का में लगभग सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहने के चलते ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर साल भर की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी बुआई के समय धूप अच्छी खिली हो। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों, अच्छी होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और पोषक तत्व प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 210 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं,
जिसमें यूरिया की 80 किलोग्राम और अन्य पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप 35 से 40 दिन की खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, स्वीट कॉर्न की खेती के लिए आप इसकी उन्नत प्रजाति माधुरी, प्रिया, अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न, ऑरेंज स्वीट कॉर्न आदि का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 80,000 भुट्टे प्रति हेक्टेयर है। जहां बीज दर की बात है तो इसकी प्रजातियों का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाइजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध 25 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुआई करें। स्वीट कॉर्न फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए एट्राजीन की 1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती करते हैं तो आप इस फसल से कम लागत में अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। प्रधान ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सीवर भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले दिनों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। 22 से 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 15 से 20 और न्यूनतम तापमान 8 से 13 रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान 3 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 69 से 94% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 39 से 70% के बीच रहने की संभावना है। कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। 22 से 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। कृषि रसायनों का प्रयोग आसमान खुले पर ही करें। सिंचाई स्थगित कर दें। गेहूं की फसल में दीमक के प्रकोप के लक्षण दिखाई देने पर फसल में 4 लीटर क्लोरपाइरिफॉस 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर समान रूप से बिखेर दें तथा हल्की सिंचाई कर दें। सरसों की फसल की निगरानी रखें। सरसों की फसल में चैपा आने की संभावना है। चैपाग्रस्त टहनियों को तोड़कर जमीन में दबा दें। बैगन की फसल में फल और तना बेधक के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क हेल्पलाइन के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है झोटवाड़ा जिला जयपुर के किसान नाथूलाल ने। आपके पास जमीन कम है, इसलिए आप वर्टिकल खेती पर जानकारी चाहते हैं, तो नाथूलाल जी वर्टिकल खेती पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और साथ के साथ वहाँ पे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो ये भी अंदेशा है कि वहाँ पे गरीबी भी ज़्यादा बढ़ सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सभी लोग अगर शहरों की तरफ जाएंगे तो वहाँ सस्टेनेबल करने के लिए हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो उन सब जनसंख्या को सस्टेन कर पाए। तो वर्टिकल फार्मिंग एक बहुत अच्छा उपाय है। इसमें हम नॉर्मली जो भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो उसका हम उपयोग कर सकते हैं फ्रेश सब्जियां उगाने के लिए। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यावहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधों को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में या उगाया जाता है या लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इसे पौधों को अपनी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधे तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। आज मैं जो जिस विषय पर बात करने वाला हूँ उसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं और वर्टिकल फार्मिंग जो है वो एक हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो सबसे पहली बात जो आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम हाइड्रोपोनिक्स कहते किसे हैं। हाइड्रोपोनिक्स दो शब्दों को मिला के बना है, हाइड्रो और पोनिक्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पोनिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को उगाना। ये लैटिन शब्दों से बना है, तो इसमें हम मोस्टली पानी में ही फसलों को उगाते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौध उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें क्षैतिज की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये पॉली हाउस में हमने वर्टिकल फार्मिंग के अंतर्गत स्टैंड्स बनाए हैं जिसमें डिफरेंट चैनल्स हैं, पाइपें हैं और पाइपों के बीच में कप्स में हमने पौधे लगाए हुए हैं। बात आती है वो है कि हम इसमें फसलें कौन सी लगा सकते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि ये सिस्टम होता है जिसमें एक कप्स में हम फसलें लगा रहे हैं, तो हम ऐसी फसलें इसमें नहीं लगा सकते या नहीं लगानी चाहिए जिससे आपको ऊपर सहारा देना पड़े, क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग में एक के ऊपर एक रोज़ लगी होती है। तो उसके लिए ऐसी फसलें हमने लगानी है जो आपकी वहीं पे फैलाव ज़्यादा हो लेकिन ऊपर की तरफ ना बढ़े। तो उसके लिए पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हमने लगाया है, स्पिनच है, लेट्यूस है, बहुत अच्छा मार्केट मिलती है उसको। तो वो चीज़ें जो ये फसलें शुरुआत इनसे करें। आप बाद में अपने लेवल पे कुछ रिसर्च करके कुछ करके अगर आपको लगता है कि आप कोई और फसल ट्राई कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट शुरुआत मेरा मानना है पत्तेदार सब्जियों से करें, तो उससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और उसका रिटर्न भी आपको अच्छी मिलेगी। तो पौधों के बीच में हम सपोर्ट करने के लिए या तो हम कोई भी सॉइललेस मीडिया जैसे कि कोकोपीट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, या फिर क्ले पैलेट्स यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं। तो हम यहाँ पे क्ले पैलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो एक चीज़ देखने वाली बात होती है कि हमें डेली ये चीज़ देखनी है कि पौधा स्वस्थ रहे, और उस स्वस्थता पौधे की दो चीज़ों से हम देखते हैं। एक तो पत्ते देखते हैं, दूसरी उसकी जड़ें देखते हैं। डेली हमने उसकी जड़ों का निगरानी ज़रूर करनी है। हमें लगता है कि कुछ जड़ों में प्रॉब्लम है या पत्तों में प्रॉब्लम है तो हमें उसका उपचार करना चाहिए। और वर्टिकल फार्मिंग में चूँकि हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो टैंक में पानी में घोल के दे रहे हैं, तो उससे ये होता है कि जो पानी की पीएच और ईसी है
ये दो मुख्य चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, ये बदलती हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम न्यूट्रिएंट्स कौन सा यूज़ करें और कितनी बार यूज़ करें। जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली हमें इसमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स के नाम से या वर्टिकल फार्मिंग के नाम से आजकल मार्केट में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं और वो अलग अलग सब्जियों के लिए या फूलों के लिए या फलों के लिए अलग अलग नाम से भी उपलब्ध हैं। तो वहाँ से हम वो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसमें हमने डालना कब कब है। तो जैसे हमारा यहाँ 500 लीटर का टैंक है, तो हम 500 लीटर के टैंक में वो रिसर्कुलेट करते हैं, रोज़ pH इसी देखते हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन वाली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चाहिए होती हैं। तो उसके लिए हम महीने में कम से कम एक बार हम न्यूट्रिएंट डालते हैं और वही रिसर्कुलेट करते हैं। और अगर pH या इसी कुछ थोड़ा बढ़ने या कम होने लगता है, उस हिसाब से हम न्यूट्रिएंट की मात्रा दोबारा बढ़ा या घटा सकते हैं। अब जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है वो ये होती है कि इसमें जब भी कोई सिस्टम हम लगाते हैं तो उसकी लागत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें GI के स्टैंड बनाए हुए हैं, उसमें जो पाइप्स हैं वो PVC की पाइप्स हैं। ये आपको नॉर्मली कहीं भी किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगी। तो ये आप अपने क्षेत्रफल में जैसा आपके पास जगह है उस जगह में आप कैसे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बनवा सकते हैं। बाकी ड्रिपर होते हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं। तो और एक टैंक चाहिए और एक आपको मोटर चाहिए जो उस पानी को सर्कुलेट करे। आधा हॉर्स पावर की मोटर बहुत होती है। टोटल खर्चे का सवाल आता है तो एक कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप कमर्शियल वायबल बनाना चाहते हैं सिस्टम को, तो कम से कम मेरा मानना है कि 250 से 500 स्क्वायर मीटर एरिया आपके पास होना चाहिए, ताकि उस आपको जो पैदावार हो वो आपको जितना आपका खर्चा हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे सके। तो उसके लिए मेरा मानना है कि जो ये सारा खर्चा है कम से कम 1.5 लाख रुपए में एक मैनुअल सिस्टम जो है आसानी से लग जाएगा। और इसके लिए आपको पॉली हाउस की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बिल्डिंग में जगह है तो वहाँ पे भी आप ये सिस्टम लगा सकते हैं। बस आपको पौधों की लाइट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अलग से लाइटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। और दूसरी जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जो पानी है वो रिसर्कुलेट होता है। जो पानी हम एक बार लगाते हैं उसको हम टैंक में भरते हैं, टैंक में ही हम सारे न्यूट्रिएंट डालते हैं और वही न्यूट्रिएंट वाला पानी जो है इन चैनल्स के बीच में घूमता है और वापस टैंक में चला जाता है और उसको हम रिसर्कुलेट करते रहते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।